यूपी के 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिसको देखते हुए खुद सीएम योगी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरों की कमान संभाल ली है। सीएम योगी ने आज गाजीपुर और बलिया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। इस दौरान सीएम ने दोनों जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों की हकीकत जानी। सीएम ने गाजीपुर निरीक्षण के दौरान कहा कि नदियों का जलस्तर नीचे आया है, लेकिन इससे होने वाली कटान लोगों के लिए मुश्किल बना रही है, जिससे प्रभावित लोगों के लिए अधिकारियों को हर संभव मदद और राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश हैं। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार उन जिलों के दौरे कर रहे हैं जहां पर बाढ़ ने लोगों को परेशान किया है, और इसी कड़ी में आज गाजीपुर का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने गाजीपुर और बलिया में हवाई सर्वेक्षण किया और कहा कि देखिए, बाढ़ ने जरूर लोगों को परेशान किया है, लेकिन सरकार मदद मुहैया करा रही है। बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली राहत सामग्री का भी निरीक्षण किया और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन के द्वारा राहत कार्यों को किए जाने की समीक्षा भी की है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। हर प्रभावित गांव में नाव या फिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या पीएसी की फ्लड यूनिट को लगाने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। युद्ध स्तर पर राहत कार्य चल रहे हैं। कुछ परिवारों को जहां पर जिनके घरों में पानी घुस चुका है, उन्हें सुरक्षित राहत शिविरों में लाकर के उनके लिए उस प्रकार की राहत सामग्री के साथ साथ फूड पैकेट के वितरण की कार्रवाई भी संपन्न हो रही है। तो यूपी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि हालात कितने खराब हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जिलों में बाढ़ से दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं। ये तस्वीरें गोंडा, बलिया, श्रावस्ती, चंदौली और बलरामपुर जिले में बाढ़ के हालातों की हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से लोग मुसीबत में आ गए हैं। ये देखिए, 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। गोंडा, बलिया, श्रावस्ती, चंदौली, बलरामपुर, जहां नदियों का बढ़ता जलस्तर और बस्ती में घुसता हुआ पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। खेत खलियान भी पानी में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। वहीं प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दारागंज और झूंसी इलाके में उन्होंने आपदा के कहर को देखा और कहा कि केंद्र सरकार भी संकट के वक्त में यूपी सरकार की मदद करेगी। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बाढ़ के हालातों का जायजा लिया और ये आश्वस्त किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी गंभीर है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब आज अपने गृह जनपद प्रयागराज में हैं। इस वक्त वो प्रयागराज में आई बाढ़ के हालात का जायजा ले रहे हैं। शास्त्री ब्रिज पर हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह के हालात देख रहे हैं और क्या उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ से कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, कई ज़िले प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तमाम क्षेत्रों के जो नुकसान हैं उसके भी जायजे ले रहे हैं और जो भी मदद है वो कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी उत्तर प्रदेश सरकार को इस संबंध में मदद होगी, पूरी मदद की जाएगी। निश्चित तौर से एक बहुत ही दुखद क्षण है और साथ ही साथ चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अभी कोरोना का पूरा एक कहर है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और बाढ़ से लोग प्रभावित हुए हैं। इसलिए केंद्र और प्रदेश सरकार मिल करके बाढ़ की राहत के लिए, बाढ़ से प्रभावित लोगों की राहत के लिए काम करें। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि अगर केंद्र सरकार से बाढ़ से राहत और बचाव में निपटने में किसी मदद की ज़रूरत होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार को पूरी तरीके से मदद की जाएगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और आइए आपको सबसे पहले गोंडा का हाल दिखाते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। तो दूसरी तरफ तरबगंज और कर्नलगंज तहसील क्षेत्र घाघरा नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अभी घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। घाघरा नदी खतरे के निशान से नीचे होने के बाद भी लगातार कटान कर रही है, जिससे लोगों में दहशत है और लोग पलायन करने ऊंची जगह पर जाने को मजबूर हैं।
श्रावस्ती में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये जो बढ़ता जलस्तर है वो कटान भी कर रहा है और अब निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए मुसीबत बढ़ गई है। यही वजह है कि निचले इलाके वाले लोग अब पलायन करना शुरू कर चुके हैं। चंदौली में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा के तटवर्ती इलाकों में दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कैली गांव में तो आलम यह है कि लोग घर की छत पर रहने को मजबूर हैं। दरअसल पूरा गांव पानी से भर गया है, फसल बर्बाद हो चुकी है तो खाने के लिए भी लोग परेशान हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इलाके में लगातार कटान जारी है, जिसकी वजह से लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं और अब चूंकि पानी तेजी से घरों की तरफ बढ़ रहा है और निचले इलाकों में पानी भर चुका है, यही वजह है कि लोग अपनी छतों पर रहने को मजबूर हो गए। बढ़ते आगे, यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक 16 अगस्त को होगी, जिसमें 17 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए सभी दलों के नेताओं से बात की जाएगी। सर्वदलीय बैठक के बाद सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी एक बैठक शाम को होगी। सरकार इस सत्र के अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के पूर्व सहयोगी मंत्री रहे ओपी राजभर इन दिनों सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ओपी राजभर सपा की जमकर तारीफ कर रहे हैं तो वहीं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सपा का राग अलापने पर ओपी राजभर को आड़े हाथ लिया है। अनिल राजभर ने ओपी राजभर को पॉलिटिकल डांसर तक कह दिया। उन्होंने कहा कि ये कब कहां नाचने लगे कोई नहीं जानता। में चुनावी माहौल गर्म है। ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की तारीफ में कसीदे पढ़े तो सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी ओम प्रकाश राजभर को संघर्ष करने वाला नेता बताया। आगे के संकेत क्या होंगे ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन हमारे साथ यूपी के मंत्री अनिल राजभर जी मौजूद हैं। इस तरह के बयानों को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, अब 20 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और अब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने लगे हैं। बीते समय का इतिहास इनका ये रहा है कि मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी को भी किसी जमाने में मुख्यमंत्री बनाते रहे हैं। ये ओवैसी को भी कुछ दिन मुख्यमंत्री बना रहे थे। तो दोहरा चरित्र तो हमने सुना था, लेकिन ये हमारे असलम राजभर जी, इन्होंने तो। और खबर लखनऊ से इस बार रोचक होगी। विधानसभा 2022 की लड़ाई युवा नेताओं के नेतृत्व में के बीच होगी। 2022 की जंग नई पीढ़ी के हाथ में है। 2022 की कमान योगी, अखिलेश, प्रियंका, जयंत के रणनीतिक कौशल की परीक्षा होगी। अपने अपने दल के सेनापति के रूप में उतरेंगे युवा दिग्गज। सीएम योगी और अखिलेश की उम्र 49 साल, प्रियंका 48 और जयंत चौधरी 42 साल के सेनापति होंगे। तो इस बार देखिए दिलचस्प होगी कमान, क्योंकि लगातार अब तमाम राजनीतिक दलों ने अपना परचम लहराने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की संपत्तियां ईडी के लिए की भी रडार पर हैं। यूपी पुलिस के बाद अब ईडी ने भी मुख्तार और अतीक के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। दोनों माफिया के खिलाफ प्रयागराज में केस दर्ज करके ईडी उनकी संपत्तियों की छानबीन कर रही है। अवैध रूप से कमाई गई संपत्तियों की सूची बनाकर ईडी उन्हें अटैच करेगी। ईडी की टीम जल्दी मुख्तार से बांदा जेल और अतीक से गुजरात की साबरमती जेल में पूछताछ भी करेगी। इसके लिए कोर्ट ने अनुमति लेने की भी तैयारी की जा रही है। दोनों माफिया से पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारी उनकी आय और संपत्ति के स्रोत पता करेंगे। दोनों ने किस तरह अरबों रुपए का आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया, उसके कौन कौन से कारोबार हैं, आय के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, इस बारे में ईडी जानकारी जुटाएगी। पुलिस ने बीते 3 माह के दौरान मुख्तार और उसके गैंग के सदस्यों की 222 करोड़ रुपए और अतीक और उसके गैंग के सदस्यों की करीब 350 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर चुकी है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर अब ईडी भी शिकंजा कसने जा रही है। दोनों माफियाओं के खिलाफ ईडी ने प्रयागराज में केस दर्ज करके उनकी संपत्तियों की तलाश शुरू कर दी है।
इस मामले में ईडी जल्द ही बांदा जेल जाकर मुख्तार और गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक से पूछताछ भी कर सकती है। ईडी के अधिकारी मुख्तार और अतीक से उनकी अरबों रुपए के आर्थिक साम्राज्य और आय के स्रोतों के बारे में जानकारी लेंगे। इसके साथ ही दोनों की अवैध रूप से कमाई हुई संपत्तियां भी ईडी अटैच कर सकती है। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। उधर कानपुर में धर्मांतरण के आरोप में 2 दिन पहले की गई एक युवक की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले का संज्ञान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने लिया है। आयोग ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को नोटिस भी जारी कर दिया है और जवाब मांगा है। तो वहीं दूसरी तरफ युवक से मारपीट मामले में मुस्लिम संगठन भी सड़क पर उतर आए हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिम संगठन ने 24 घंटे में पुलिस कमिश्नर का घेराव करने की चेतावनी दी है। साथ ही हिंदूवादी संगठन पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप भी लगाया। 75 साल हो गए और मुल्क आजादी के वक्त हमसे ये कहा गया था कि तुमको वही मौके पर। देखिए, कानपुर में युवक की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ रहा है। दरअसल कुछ लोगों ने, कुछ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक युवक की पिटाई इस आरोप में करती थी कि वो एक परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है और ऐसा ना करने पर उस परिवार के लिए परेशानियों में इजाफा कर रहा है। ये इस मामले ने तूल पकड़ा है। दरअसल कानपुर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा। पुलिस कभी आरोपियों को गिरफ्तार करती है तो कभी उन्हें छोड़ देती है। अब एबीपी गंगा ने उस शख्स को ढूंढ निकाला है जिसकी पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मैंने सुना, हमने पहले बोले नहीं कुछ, जब मेरी तरफ ये लोग सब एकदम दौड़े हैं, भगे हैं, तो हम चौकी की तरफ को सर भगे। कौन भतीजे हैं आपके? ये सद्दाम और सलमान। मतलब तो हमने ये सोचा ये बच्चे हैं तो इनकी पहले लड़ाई किसी टाइम पे भई होगी, तो इनकी मम्मी ने मतलब ये लोग रिपोर्ट इनके नाम कर आए होंगे, जो भी हो, कि हमको मालूम नहीं है। मलिन बस्ती में एक दलित नाबालिग लड़की को एक जाति, एक मजहब के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग लगातार उनको परेशान कर रहे थे। हमारी बहनों ने तहरीर दी, एफआईआर की, जिस पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे दोनों ने उनके सम्मान के लिए जब लड़ाई लड़ी तो प्रशासन ने तुरंत उन पर कार्रवाई करके उनको जेल में बंद कर दिया। आज उन्हीं भाइयों के लिए और हमारी बहनों ने, हमारी वो दलित नाबालिग बहनों ने जो पहले तहरीर दी थी, उस पर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर उस समय कार्रवाई हो जाती तो आज ये कंडीशन नहीं आती। तो पुलिस द्वारा तुरंत इस पीड़ित व्यक्ति को बचाया गया, थाने लाया गया, उनके द्वारा जो शिकायत की गई उसके अनुसार एफआईआर दर्ज की गई। उस एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन विवेचना करते हुए कल 3 जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और जल्दी ही और करेंगे। साथ ही साथ जिस इलाके की घटना है वहां पे पुलिस बल लगा हुआ है। बरेली में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जहां एक बीए की छात्रा का अपहरण कर उसका जबरन धर्मांतरण करवाने का आरोप है। 5 अगस्त से छात्रा लापता है और पुलिस अभी तक उसका सुराग नहीं लगा सकी है। वहीं अब छात्रा के परिजनों पर भी धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा है और धर्म परिवर्तन नहीं करने पर गांव से पलायन करने की धमकी दी जा रही है। वहीं इस मामले में शाही थाने में धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि छात्रा की बरामदगी के लिए कई टीमें प्रयासरत हैं और जल्द ही छात्रा का पता लगा लिया जाएगा। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज 6 तारीख को मैंने मुकदमा लिखवाया था और अभी तक मेरी बेटी नहीं मिली है। और मुझे और वहाँ का जो चेयरमैन है नाम, ठीक है और क्या हुआ? उनके जान का खतरा क्या है? तो उन्होंने धमकी दी है अपने घर पे बुलाकर कि या तो आप यहाँ से पलायन कर जाओ और नहीं तो तुम भी धर्म परिवर्तन तुम्हारा भी कराया जाएगा, नहीं तो नहीं करोगी तो तुम्हारे बच्चों सहित परिवार को जला कर मार देंगे। हम जिला बरेली का रहने वाला हूँ। मेरी लड़की मार्केट में शाही में सौदा लेने गई थी, वहीं से अगवा करके ले गए हैं मुसलमान लोग और धर्म परिवर्तन करा दिया और एफआईआर 5 तारीख को पुलिस ने नहीं लिखी, 6 तारीख को मुकदमा कायम हुआ है मेरा। फिर बताया गया फिर बताया गया है कि लड़की का धर्म परिवर्तन हो गया है। उसने सीबीगंज डाकखाने से रजिस्ट्री भेजी है थाने के लिए, हम लोगों को नहीं भेजी है। और कि हमने जब उसका धर्म परिवर्तन करा लिया, हमने इससे
आला हजरत से निकाह कर लिया है। अपनी पुत्री को कस्बे के ही 2 लोगों द्वारा अपहरण करने के संदर्भ में और एक अन्य अज्ञात के संदर्भ में थाना शाही पर 366, 354 व धर्म परिवर्तन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया है। इस संदर्भ में जो है एक पत्र भी हम लोगों को जरिए डाक प्राप्त हुआ है और उस पत्र से भी उनके परिवार वाले भी रूबरू हैं। अपहृता की बरामदगी के लिए हम लोगों ने 3 टीमें लगाई हैं। सर्विलांस टीम का भी हम लोग पूरा उपयोग कर रहे हैं। कुछ लोकेशंस भी हम लोग ट्रेस किए हैं, उन लोकेशंस पे भी हमारी टीमें गई हैं और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर भी हम लोग लगातार पूछताछ। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दी है। बाहुबली पर आरोप तय करने के लिए 23 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। 5 नवंबर को शाम 5 बजे वादी महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने का आरोप है। परिवार सहित विस्फोट से उड़ाने की फोन पर धमकी दी गई थी। मोइन मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। मोइन, क्या अपडेट्स आपके पास? देखिए, ये काफी पुराना मामला है, तकरीबन 24-25 साल पुराना मामला है। ये वाराणसी के में एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई थी और उस मामले में अभी तक जो है वो मामला बहुत लंबे अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ था। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही थी। मुख्तार अंसारी की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो आरोप उसके खिलाफ लगाए गए हैं, जो एफआईआर दर्ज की गई है, वो राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज कराई गई है, क्योंकि जो रुंगटा परिवार है वो विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। तो इसी वजह से उस पर वो जो आरोप है वो खारिज कर दिए जाए और मुकदमे को डिस्चार्ज कर दिया जाए। जो आरोप है मुख्तार अंसारी पर डिस्चार्ज कर दिया जाए। लेकिन अदालत ने इस पूरी मामले में सुनवाई करने के बाद आज अपना फैसला सुनाया और मुख्तार अंसारी की अर्जी को खारिज कर दिया और साथ ही ये कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई की जाएगी। और बिल्कुल, यानी मुश्किलें जो है मुख्तार की बढ़ ही रही हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मोइन।